गांव सरकार की 142वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ और गांव की लूट की 8वीं कड़ी है। और आज जो विषय है ये थोड़ा रोचक विषय है और इस विषय पर जो बातें शायद आए कुछ लोगों को अच्छी न लगें और कुछ लोगों को बहुत अच्छी भी लग सकती है। और वो है कि गांव की लूट का एक बहुत बड़ा कारण जो है वह है गांव की कायरता। अब आपको ये लग रहा होगा कि गांव की कायरता से कैसे लूट हो रही है, तो इसी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर मैं कायरों के बारे में, गांव की कायरता क्या है वो तो बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कायरता क्या है इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी सी कविता है और वो नरेश शर्मा जी बड़े सुविख्यात कवि हैं और ये कविता उन्होंने 1950 में लिखी थी। अब महीने 50 इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश आज़ाद हुआ था, 50 में भी भारत का संविधान लागू हुआ और तब इन्होंने ये कविता लिखी थी। तो अब देखिए कायरता पर, ये उस समय कायरता के संबंध में इनकी कविता इतनी महत्वपूर्ण कैसे बन गई, ये विचारणीय विषय है। और ऐसा तो उन्होंने बिना उद्देश्य के तो लिखा नहीं होगा, उन्होंने महसूस किया होगा कि देश अब आज़ाद हुआ तो अब कायरता की जरूरत नहीं है बल्कि साहस और उत्साह की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने ये कविता लिखी। तो मैं उस कविता का ही उद्धरण देके आज की वार्ता को शुरू करूंगा और कविता का कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कविता का अंश है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता के ने शीशा तुझको, कहा इगो तक खून पसीना, बहा इगो तक खून पसीना। कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, करने दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बस बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ये कविता मैं नरेश शर्मा जी का अपने देशवासियों के लिए बना कि मतलब कुछ भी इस तरह से तुम्हारी जो स्थिति बन गई है अब छोड़ो, कायर मत बनो, साहस लाओ, साह लाओ, देश आजाद हो चुका है। और देश जब आजाद हुआ तो देखिए संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को कितने दुर्लभ चीज मिली जिसके लिए हजारों साल से वो वंचित थे। वो चीज उनको मिली और वो क्या चीज थी कि हर नागरिक को एक मौलिक अधिकार मिला, उनको अपना अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब उनका अधिकार जो उनसे कोई छीन नहीं सकता है, वो उनका अपना अधिकार मिला। उसके साथ साथ संविधान के प्रावधानों में जो बाद में संशोधन करके उनको दायित्व भी दिया गया, अधिकार दिया गया, दायित्व दिया गया, ड्यूटी कर्तव्य दिया गया। और जो सबसे बड़ी चीज दी गई संविधान निर्माताओं ने वो दिया कि जीने का अधिकार, और वो भी सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार। सम्मानपूर्ण मतलब आपको जीने का जो अधिकार है देश के नागरिक के रूप में, चाहे किसी भी रूप में हो आप, तो आपको सम्मानपूर्ण जीवन मिलेगा। किसी प्रकार के आपका जीवन में किसी तरह के कोई ऐसे जीवन में बाधा नहीं पैदा की जा सकेगी जिससे कि आपके जीने का उस जिस तरह आप जीना चाहते हैं किसी तरह से उसमें बाधा उत्पन्न। और गांव के लोगों के लिए क्या दिया संविधान ने? गांव के लोगों के लिए दिया कि बस अब देश जब अब आजाद हो गया, अब गांव के लोग अपने भाग्य का विधाता बने, खुद अपने गांव के विधाता खुद बने, गांव के लोग उसके भाग्य विधाता बने और गांव के लोग ही अपने गांव की व्यवस्था चलाएं। और उतने ही नहीं, उस व्यवस्था को, भारत को, अपने गांव को स्वर्ग बनाए।
मतलब उस गांव के सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी आध्यात्मिकता, उसके कला, उसकी संस्कृति, जो कुछ भी आपके गांव में हजारों साल से जो चीज़ें आपसे वंचित कर दी गई थी, उसको पुनर्जीवित करके अपनी व्यवस्था अपने ढंग से चलाए, अपने घरों को स्वर्ग बनाए। इतनी बड़ी चीज भारत के देश के आज़ाद के बाद मिली, और इसीलिए रे शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया, अब कायर मत बनो, अब अपने भाग्य को विधाता खुद बनो। लेकिन 75 सालों में क्या देखने को मिला, आप बताइए। गांव के लोगों को खासकर मैं चर्चा करूंगा कि गांव के लोगों को न अपने 75 वर्ष हो गए देश की आजादी के, न अपने अधिकारों का पता, न अपने कर्तव्यों का पता, न सम्मानपूर्ण जीवन जीने का पता, और न ही ये पता है कि वो अपने गांव के खुद ही भाग्य विधाता, वो अपने गांव की व्यवस्था को जैसे चाहे वो चलाने के लिए उनको अधिकार मिल चुका है, वो खुद ही अपने उसके भाग्य विधाता है। इन 75 सालों में उनकी हालत क्या हो गई कि यहाँ उनको सारी अधिकार मिल चुके हैं, संवैधानिक अधिकार मिल चुके हैं, फिर भी उनको इन चीज़ों का कोई अता पता नहीं है। और उनका जीवन कैसा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि गुलामी की जिंदगी जैसे जी रहे थे, उसी गुलामी की जिंदगी में जीना उनको ज़्यादा बेहतर पसंद आता है। वास्तव हुआ क्या कि हजारों साल की जो गुलामी थी ना, उसका प्रभाव गांव से अभी नहीं खत्म हुआ। उनके जो जीने का वो तरीका है, उनकी मानसिकता है, वही किसी तरह से क्या है, किसी की कृपा, खास करके आज के युग में जब देश राजा और जमींदार तो नहीं है, तो आजकल उनको लगता है कि अफसरों और नेताओं की कृपा से जीने की आदत बन गई है। बस उनके लगता है कि बस ये सबसे बेहतर यही है कि उनके भरोसे नेताओं और अफसरों के पीछे पीछे चल के उनके कृपा पर किसी तरह से आगे अपनी जिंदगी बढ़ाओ। और दूसरा क्या है कि ये इनका कि अपने स्वार्थ की पूर्ति किसी तरह से होती रहे। यही होती है जो कायर होते हैं ना, कायरों की ये बहुत ही ये स्वाभाविक गुण होता है कि वो कुछ करना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि किसी की कृपा से हमको चीज मिलती रहे और हमारा स्वार्थ पूरा होता रहे। अपने स्वार्थों तक ही वो सीमित होके और वो जिंदगी, कृपा पर जिंदगी जीना चाहते हैं। यही कायरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इन कायरों के बारे में आपको मैं बताऊं कि इन कायरों के लिए न इनको कुछ जितनी सुविधाजनक ढंग से अगर इनको चीजें मिल रही हैं तो और उनका स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, तो इनके लिए सबसे सुखद और सबसे बेहतर चीज हो जाती है। और इसके लिए क्या, तो उनके दो कारण, इनकी अज्ञानता, चीजों को जानते नहीं। वही मैंने कहा 75 साल हो गए, न अधिकारों का पता है, न अपने व्यवस्था का पता है कि क्या क्या अधिकार मिले हैं, कर्तव्य पता। और इतना ही नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि गांव के लिए, जैसे पहले बहुत सारी मैंने योजनाओं की जो चर्चा आपके सामने की, इसीलिए की, कौन सी योजना आ रही है, कैसे लागू होना है, किसके लिए बनी है, कैसे गांव को लोग बर्बाद कर रहे हैं, कैसे लोग गांव को लूट रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है। बस क्या पता है, कैसे वो अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, और उस स्वार्थ के पूरा करने के लिए घटिया से घटिया काम भी करना पड़े तो उनको करने में कोई संकोच नहीं है। अब मैं आपको कुछ उनके खास उदाहरण दृष्टांत दूंगा कि इन गांव के इन कायर लोगों के नाते ये जो कायर लोग हैं, कैसे गांव बद से बदतर बनते जा रहे हैं। जहाँ की गांव को हमें स्वर्ग बनाने का लक्ष्य था, वहाँ बद से बदतर कैसे बनते जा रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है गांव में, देखिए मैं सिलसिला बताऊँ। इनको अपने का ये जो सम्मान, एक तो इनके मन में ही नहीं है कि हम सम्मान और अधिकार के साथ गांव में जिए। उनका क्या मन है, हमारा स्वार्थ पूरा हो। जैसे मैंने कहा कि स्वार्थ पूरा हो, घटिया उसके लिए घटिया से घटिया काम करने के लिए तैयार। उनको लगता है कि अपना स्वार्थ बड़ा है, सम्मान तो कुछ नहीं है गाँव में, सम्मान को कोई महत्व नहीं, सम्मान लेके क्या करेंगे, स्वार्थ पूरा हो, बस वही हमारे लिए बहुत। अफसरों और नेताओं के सामने इसी स्वार्थ को पूरा करने के देखिए गिड़गिड़ाते हैं,
कोई अफसर आएगा, छोटे सिपाही है, लेखपाल है, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनके सामने हम गिड़गिड़ाएंगे अपने स्वार्थ के लिए, उसको फिर गिड़गिड़ानी नहीं है, बल्कि जो उनका अपना है, जो उनका अपना हक है, वो भी उनको निछावर कर देते हैं, वो उनको समर्पित कर देते हैं इन छोटे छोटे अधिकारियों के और छोटे छोटे नेताओं। और अब एक नई प्रथा चल गई है कि अपने जात के जो नेता हैं उनके भरोसे वो अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। अधिकार जो संविधान का अधिकार है, जो कानून का अधिकार है, जो योजनाओं का अधिकार है, उसके सहारे नहीं जीना चाहते। जो अपने जाति के नेता हैं उनके सहारे अपनी जिंदगी को जीना चाहते कि भाई आपको आपके किसी जो जात का नेता, क्या उसको कुछ अलग चीज मिला है क्या? वही संविधान का अधिकार जो आपके पास है उसने जात के नेता के पास है। वही अधिकार जो आपके पास है वो एक सरकारी कर्मचारी को पास है। वही अधिकार जो आपके पास है वही वो ये आपके नेताओं के पास है। लेकिन इनकी प्रवृत्ति है कि इनके सहारे बस आगे इनकी गाड़ी चला जाए, अपने अधिकारों, सम्मान और अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं सोच रहा है, बस इनके सहारे चला जाए, इनको आगे बढ़ना है। ये इनके मानसिकता, ये गांव, ये जो कायरता है उनको उस तरफ खींचने के लिए जाती है। अब आप देखिए, इतना ही नहीं है, गांव को कोई लूट रहा है, अधिकारी लूटते हैं, नेता लूटते हैं, सामने दिख रहा है कि वो योजनाओं के माध्यम से वो लूट रहे हैं, सब बता चुके हैं हम, कुछ नहीं बोलेंगे। और सोने में सुहागा तब कि अगर कोई जाति का नेता, जाति का कोई अफसर हो, कर्मचारी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, जाति का, फिर तो ये उस जाति के गलत से गलत कामों को अपने स्वार्थ के लिए, यानी कि गांव के स्वार्थ के लिए और समाज के स्वार्थ के लिए, देश के स्वार्थ नहीं, अपने स्वार्थ के लिए उस अपने जाति के कर्मचारी को, जाति के अधिकारी को, जाति के नेता को बचाएंगे, उसका गुणगान करेंगे और उसके पीछे पीछे चले, जबकि वो लूटता है। मजे की बात है कि इसी उनके जात का ही नेता इन गांव को लूट रहा है, इनको भी लूट रहा है। 100 रुपया का जो काम, अगर 10,000 इनको मिलना है तो 5,000 इन्हीं की जात का ले लेगा, लेकिन इस जात के नाते उसको बचाएंगे भी और उसको लूटने देंगे अपने तक। तो ये जो ये सब कायरता का लक्षण है, समझिए। ये कोई बहादुरी का लक्षण है। बहादुर आदमी तो अपने पौरुष पर, अधिकार पर, अपने कर्तव्य पर, अपने ज्ञान पर उसको गौरव करता है। जो भी बहादुर आदमी है, उस 4-5 चीजें उसके निश्चित रूप से, पहले तो उसको अपने ज्ञान पर गौरव होता है, मैं जानता हूँ ये मेरा, उस चीज को जानता है कि कैसे होना है। फिर तो उसको इस बात का गौरव रहता है कि मैं ये अन्याय और शोषण के खिलाफ मैं क्यों मैं झुकूं, मुझे लड़ना है अन्याय और शोषण के खिलाफ, वो ये करता है। फिर वो सारे अधिकारों को अपने भी लेता है, सबको दिलाता है, और चाहे जात का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर के लोग हो, वो उसके साथ उसको अन्याय और बहादुर के साथ वो बर्दाश्त नहीं करता है। ये बहादुर होता है। लेकिन कायर सब इसी को उलट करते हैं। कायरों को आप देखिए, हाथ जोड़े रहेंगे, गुप्त रूप से चोरी छुपे बात करेंगे, जात के नेता से रात में मिलेंगे, जो चिराएगा उसको घूस अपने लेंगे, घूस दिलवाएंगे, कमीशन खाएंगे। ये सब जितने हैं ये कायर सब इन्हीं को, क्योंकि उनको शॉर्टकट चाहिए। देखिए, कायरों की एक सबसे बड़ी बात है, कुछ करना ना पड़े, आसानी से चीजें मिल जाए। सबसे बड़ा उनका लक्षण यही है। आप जो आसानी से जो कोई पाना चाहता हो, समझ लीजिए कि वो बिना किए दिए, बिना मेहनत किए हुए, बिना श्रम से अगर कोई पाना चाहता है, तो समझ लीजिए गांव में सबसे बड़ा कायर आदमी वो है। तो ये उसकी एक कायरता की पहचान है। तो ये सारी कायर जो आसानी से जो मिलती हैं, वो सही रास्ते से तो मिलेगी नहीं, वो इसी तरह से घटिया दर्जे के काम से मिलेगा। चोरी चमारी, झूठ, लूट फूट, लोगों में आपस में बांटना। इसके साथ साथ इसके ये भी है कि अगर गांव में एकता हो रही है तो उसको रोकेगा, ताकि गांव में जब एकता हो जाएगी तो इसकी जो है जो कायर लोगों का काम है, इनका गांव के लोग एक हो जाएंगे, गांव के लोग ज्ञानी हो जाएंगे, गांव के लोग समझदार हो जाएंगे, तो ये इसका तो काम धंधा रुक जाएगा। तो जितने भी सकारात्मक काम हैं, जान लीजिए, जो भी गांव में अच्छा एक सकारात्मक काम हो रहा है, उसको में ये बाधा पैदा कर देते हैं, क्योंकि इनका तो सकारात्मक काम, अच्छे काम से इनको कोई फायदा मिलना नहीं है, क्योंकि वो सकारात्मक काम, अच्छे काम जब भी होंगे उसमें काम करना पड़ेगा, अपनी भागीदारी करनी पड़ेगी। तो उन चीज़ों में ये हमेशा एक अड़ंगा लगाएंगे, तिरंगा लगाएंगे, और किसी तरह कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों को
नकारात्मक चीज़ों की तरफ ले जाए और नकारात्मक बातों को उठा के आपस में भेदभाव पैदा करेंगे, आपस में द्वेष और घृणा पैदा करेंगे, आपस में कमीशनबाजी, लूट, इस तरह के काम करते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इन कायरों के बारे में जो बता कि ये करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो गांव के जो इस तरह के जो स्वार्थी हैं, जो कि स्वार्थी कोई मैं आपको कहूँ कि वो कायर है, क्योंकि जो आदमी साहसी होगा वो कभी वो क्यों स्वार्थी होगा? वो तो साहस है अपने पौरुष के, अपने मन, अपने ताकत पर, अपने लोगों को प्रेम पर, लोगों को सबको एक करता है, ताकत बनाता है और हमेशा वो चीज़ों को लड़के और संघर्ष करके प्राप्त करता है और सबको दिलाता है। तो उसको तो ये चीज़ों की जरूरत है नहीं कि ये जो जितने स्वार्थी हैं वो इन कायरपना का, जितने कायरपना का आपको मैंने बताया लक्षण, ये सब इन स्वार्थी में होते हैं और इसीलिए कहते हैं कि स्वार्थी सबसे बड़े कायर है। और इन कायरों के बारे में ये सबसे बड़े दुश्मन है गांव के, जो कि गांव को समझ लूट जो मैं कह रहा हूँ उसमें कायरों के माध्यम से गांव खूब लूट हो रही है। इसको भी गांव के लोगों को समझना चाहिए। मैं कुछ महापुरुषों के बाद, विवेकानंद जैसे महापुरुष भाई भारत के आपके कितने आदरणीय सम्मानीय हैं, उनकी आधुनिक सोच भी थी, सनातन सोच भी थी, पारंपरिक सोच भी थी, ग्रामीण क्षेत्र की भी सोच थी और ये सब हर तरह के चारों तरफ उन्होंने इतना भ्रमण कर रखा था कि हर चीज़ की सोच थी, पूरे दुनिया की भी सोच थी, भारत की सोच थी, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बारे में बहुत अच्छी सोच थी। उन्होंने क्या कहा कि उनके 2-3 बातें उनके उस कार्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारा अपना स्वार्थ कायर बना देता है, जिसे मैंने अभी चर्चा किया कि हमारा अपना स्वार्थ कायर बना देता है। उन्होंने कायरों के बारे में ये भी कहा कि मेरा यह मानना है कि जो कायर है, देखिए जो कायर है वो मरने के बाद कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है और लाखों वर्षों के तपस्या के बाद भी कायर को मुक्ति नहीं मिलती। देखिए कायरों के बारे में कितना उनको घृणा थी, कितना उनको एक तरह से गुस्सा आता है विवेकानंद को, और समझते थे कायर कितने हानिकारक होते हैं कि उनके बारे में तो कीड़े मकोड़े के रूप में तो प्रकृति में जन्म देती है, इतने नहीं हजारों साल लाखों वर्ष के बाद भी प्रकृति उनको, उन कायरों को मुक्ति नहीं मिलती। और आप बताइए गांव में कायरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब बताइए इनकी क्या हालत होगी? कीड़े मतलब कीड़े मकोड़े तो बनेंगे ही सब। अगर विवेकानंद की बात मानी जाए, विवेकानंद संत है, उनके कोई निरर्थक बात तो कही नहीं होगी उन्होंने। तो एक संत की कही हुई बात कि जितने गांव में कायर है और जो स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो कीड़े मकोड़े के रूप में ही जन्म लेंगे अगला जन्म, और लाखों वर्ष तक उनकी मुक्ति होने वाली नहीं, वो कीड़े मकोड़े ही होते रहे। ये उनकी बात। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान ऐसा करे कि आपका बेटा एक आदमी बने, कभी कायर न बने। कितनी बड़ी बात है। और आप क्या करते हैं? अपने बेटों को सिखाते हैं गांव में कि ये तिगड़म करो, दाव पेच करो और स्वार्थ के लिए काम करो, दिन रात दिखाते हैं। विवेकानंद कहे हे भगवान, कभी ऐसा मत करो बेचारे को कि किसी का बेटा कायर, अगर वो कायर बन गया तो कम से कम उसका बेटा ना हो। लेकिन गांव में देखिए कायरों का स्वार्थ के लिए, अगर आप जान लीजिए, और भी मैं पहचान रहा हूँ, अगर वो है कोई व्यक्ति किसी अधिकारी कर्मचारी पीछे पीछे जा रहा है, समझ लीजिए वो स्वार्थ के लिए जा रहा है, अब महाकायर है। अगर कोई अधिकारी अपने जात के नेता के पीछे पीछे जा रहा है तो वो समझ लीजिए महाकायर है, महानिकम्मा है, और सिर्फ जात के अपने नेता के सहारे वो कुछ टुकड़ा पालना चाहता है, बस उसको समझिए महाकायर है। और ये गांव के लिए बहुत बड़ा विनाशक है महाकायर अगर जात के नेता। उसी तरह कोई आदमी आपको नेताओं के सामने गिड़गड़ा रहा है, तो जैसे मैंने अफसरों के सामने, कर्मचारियों के सामने गिड़ाते हुए देखा, नेताओं के सामने हाथ जोड़े खड़ा है, समझ लीजिए फिर टुकड़ा चाहना चाहता है और अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, उसे और कोई लेना देना नहीं। ये उनकी पहचान है। इस तरह के गांव में जो लोग देखें तो आप समझ लीजिए महाकायर है। और विवेकानंद ने कहा कि कीड़े ही मकोड़े के रूप में जन्म लेगा और साल भर, लाखों साल तक भी ये कीड़ा ही बनता रहेगा। तो इन लोगों से आपको, इन कायरों से आपको दूर आपको रहना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव का लूट से बचे, तो ये सब कायर जो है आपके गांव को लूटना के लिए दिन रात
आपके गांव को लुटवा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता। आप समझते हैं कि वो तो अपना काम कर रहा है। नहीं, वो अपना काम नहीं कर रहा, वो गांव को लुटा रहा है। वो गांव के जो अपनी गांव को जो स्वर्ग बनाने का जो आदर्श रखा गया है और संविधान ने जो रखा है, संविधान ने जो आपको दिया है, जिस तरह से कहा है कि आप अपने गांव को खुद व्यवस्था चलाइए और आगे बढ़ाइए, हर तरह से संपन्न होइए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़िए। उसको ये कायर जो है, आपको उस कायर को हर तरह से उस गाँव को बर्बाद करने में लगे, जैसे गाँव की हत्या करने में लगे हुए हैं और गाँव को लुटवाने में और लूटने में लगे। तो इसीलिए मैं कहूँ इन कायरों से सावधान रहिए। और मैं देखिए इसी पर एक छोटी सी कहानी करके अपनी बात समाप्त करूँ ताकि और अच्छे ढंग से आप समझ जाए कि कायर क्या कर सकते हैं। वो कहानी आपको बता दें। ये सच्ची कहानी है, कोई हम झूठी कहानी नहीं बता रहे हैं। कि एक राज था सिंहपुर और वहाँ के राजा थे केशववर्धन। तो केशववर्धन बहुत ही अच्छे राजा थे, जनता को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो केशववर्धन का एक लड़का था, उसका कालवर्धन। तो कालवर्धन बिल्कुल निकम्मा, स्वार्थी, क्रूर। तो उसने अपने ही पिता को जेल में बंद कर दिया सेनापति से मिलकर, और जब से बंद कर दिया राजा बन गया घोष। और जब राजा बन गया तो उसने अपनी वो जाति शुरू कर दी, खूब लोगों पर कर लगाना और शोषण करना। और कर्मचारी उसके और उसके जो राज दरबारी थे जनता को लूटने खसूटने हर तरह से लगे। जैसे कि आज जो नेता और अधिकारी, जब मैं बार बार कहता हूँ कि आपके कोई लूटने खसूटने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको दिखता नहीं। अब उसी तरह से वो कालवर्धन के जो सैनिक थे, उसके प्रशासन में, व्यवस्था में थे, उसके परिवार के लोग थे, वो जनता को लूटना और खसोटना शुरू किए थे, हर तरह से उनको प्रताड़ित करते थे। अब उसी में एक युवक था, उसने ये सोचा कि भाई विक्रम नाम का युवक था। तो उसने सोचा कि ये तो लोगों को समझाया कि भाई तुम लोग इसका प्रतिरोध करो, ये तो गलत है तुम। और वो जहाँ भी इस तरह से उनके सिपाही और उनके खार लोग जहाँ आते थे आवाज़ उठाते थे। अब उसकी आवाज़ उठाने से कि ये परिणाम है कि संघर्ष होता था, कभी कर्मचारियों से, कभी सैनिकों से संघर्ष होता था। तो गांव वाले लोग उसको कहते थे, अपने उस राज के लोग, कि भाई ये तो बड़ा लड़ाकू है, सबसे लड़ता रहता है। आज भी अगर आप गांव में कोई बात उठाई जा रहे, भाई तो बड़ा बड़ा करता है, अधिकारी से लड़ता है, नेता से लड़ता है, नेता को समझता नहीं है। लेकिन वो आदमी तो नेता को नहीं समझता है, जान रहा है कि नेता बेईमान है, जान रहा है कि अधिकारी बना, जान रहा है कि उसकी जात का नेता इसको बेवकूफ़ बना रहा है, लुटा, इसको लूट, इसके नाम पर अपना वोट बैंक तैयार करके अपने लिए मालूमाल बनना चाहता है। सब जान रहा है कि वो आवाज़ उठाता है। अब ये आवाज़ तो उसको भी ऐसे कहते थे। अंत में एक जगह हुआ कि जब वो बहुत सारे सिपाही थे और वहाँ भी उन लोगों ने शोषण करना शुरू किया, लोग अनावश्यक रूप से मारना पीटना लगे। तो उसने बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठाई और उसके बाद सिपाही ने उसको पकड़ लिया, मारपीट के। काफ़ी वो अकेला था, 10-20 सिपाही पकड़ के ले जाकर राज दरबार में उसको पेश किए। राजा तो ऐसे निकम्मा था, क्रूर था। तो राजा को पता लगा कि ये ऐसे करता है, सिपाहियों से लड़ता है। उसको राजा ने अपने देश से निकाल के बाहर कर दिया, इसको देश निकाल दिया। अब वो आदमी को इतना दुख हुआ, बल्कि इतना दुखी हुआ कि ये देखिए, मैं इन्हीं लोगों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, और उसके बाद ये लोग और ये जो जनता थी, जब वो देश निकाला कर दिया गया तो बड़ा जनता खुश हुई। चलो ये बड़ा लड़ाकू था, चला गया बाहर, देश से निकल गया। तब उसको दुख हुआ। मैं दुख इसी बात का हुआ कि देखिए, इन लोगों के मैं लड़ता हूँ, इन लोगों के लिए मैं संघर्ष करता हूँ, इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हूँ, और ये लोग बड़े खुश हैं कि चलो ये लड़ाकू और झगड़े करने वाला आदमी देश से निकाल दिया गया, और वो बड़े प्रसन्न हो गए। तो उसका बड़ा दुख हुआ और वो चला गया और अपना जाकर दूसरे बाहर, राज्य के बाहर अपना छोटी मोटी जीविका करके जीवन जीने लगे। अब इधर क्या हुआ कि अब ये राजा का क्रूरता बढ़ती गई। हालत ये हो गया कि इन लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया करते हैं। उस सिंह राज की हालत ये हो गई कि हर मतलब उनका जीवन निर्वाह मुश्किल हो गया। हर चीज़ें समस्या आई, जैसे न स्वास्थ्य ठीक हुआ है, न शिक्षा ठीक रहा, न उनकी खेती ठीक हो रही थी, न उनकी आत्मसम्मान बच रहा था, न परिवार
का सम्मान बच रहा था। हर तरह से जैसे होता है कि इंसान को मारना हो, उसको नष्ट करना हो तो उसकी शिक्षा नष्ट कर दो, उसका स्वास्थ्य नष्ट कर दो, उसके समाज को नष्ट कर दो, उसमें द्वेष घृणा पैदा कर दो, उनके लोगों का आत्मबल खत्म कर दो, उनके अंदर बेईमानी की प्रवृत्ति डाल दो, लूट खसोट की प्रवृत्ति डाल दो, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति दिखा दो, ये जब कर दो और ये तो आप शासन में आप बैठिए, ये सब मुश्किल से 4-5 साल आप कोशिश करिए, पूरा का पूरा समाज एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आप फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो फिर वो समाज एक वैसे चलता रहेगा। यही तो अंग्रेजों ने किया, आए और राज किया और सारा समाज को, जो भारतीय समाज की पूरी उनकी सभ्यता और संस्कृति को बदल के स्वार्थ और लूट खसोट में उन्होंने परिवर्तित कर दिया और उसके बाद आराम से राज करते रहे। तो यही होता है, सब समाज में आपस में लड़ रहे हैं और राजा राज करता है, यही उसने भी कर रखा। फिर वो लोग जब बहुत परेशान हुए तो विक्रम के पास गए और विक्रम से कहा कि भैया तो ये बहुत अति कर दिया, तो आप चलिए। और विक्रम कहा भाई क्या मैं चलूँ, तुम लोग में तो गुलामी की प्रवृत्ति हावी हो चुकी है, तुम लोग गुलामी रहना चाहते हो, कायरी रहना चाहते हो, कायरता तुम्हारे अंदर खून में बस गई है, गुलामी की प्रवृत्ति बन गई, राजा की गुलामी करते हो, कुछ आवाज़ उठाते नहीं हो, गलत करे या कुछ भी करे तो हम तो नहीं जाएंगे भाई इस तरह से, तुम तो क्योंकि तुम्हारे अंदर खून में ये नहीं है। जैसे आज भी वही आदमी गुलामी की प्रवृत्ति आपके गांव में इन जितने कायरों के अंदर है, वही गुलामी की प्रवृत्ति है जो अंग्रेजों के सामने थी और इसीलिए वो पूरे गांव को लूटने में मदद कर रहा है। तो वो उसने यही फिर बहुत इन्होंने कोशिश की, सिफारिश की, भाई चलो खैर वो एक जो नेक और सच्चा इंसान होता है वो भले कुछ दिन के लिए अपना इन चीज़ों से अपना को अलग कर लेता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा में उसकी आत्मा फिर जागृत तो रहती है, तो इसलिए फिर उठ खड़ा हुआ, जागृत आत्मा थी उसको चल दिया। और पहले उसने एक संगठन युवकों का बनाया और युवकों से कहा कि भाई देखो हम चल तो रहे हैं, लेकिन तुम्हें जो है वो हीन भावना जो तुम्हारे अंदर है, गुलामी की प्रवृत्ति है, कायरता की प्रवृत्ति, इसको त्यागो तब हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अन्याय के खिलाफ अब हम लोग लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। फिर उसने एक संगठन बनाया और राजा पर आक्रमण किया और वो जीता। और फिर जो राजा को उसने अपने बाप को कैद किया था उनको छुड़ाया, राजा आया तो राजा ने उसको मृत्यु की दंड दिया अपने बेटे को, इसको जो है राजा बनाया। फिर विक्रम को राजा बनाया और राजा ने तो राजा ने जब विक्रम राजा बना तो उसका जो भाषण है पहले दिन उसने दिया, वो उसके कुछ अंश में आपको सुनने लायक। देखिए क्या वो कहता है। उसने ये भाषण में पहले दिन जब गद्दी लिया तो उसने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि कायरता से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। सुनिए, कायरता से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। वह उसी दिन भर वह आपकी दिन भर जब वह कायर बन जाता है, कायरता से। अच्छा ये देखिए, हम लोग को पढ़ने में तो दिक्कत हो रही है। कायरता से नहीं, मन से हो, कायरता तन से नहीं। देखिए ये बेहतर। अब फिर से पढ़ा जाए, कायरता से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है, कायरता तन से नहीं मन से होती है। यानी कि अगर आपके स्वार्थ की प्रवृत्ति है तो आपके मन में वो हावी हो जाती है और वही कायरता आपको कायर बना देती है। और मन डरपोक है, वह जो मन डरपोक है कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कायर नहीं बहादुर बनो, ये उसने कहा है, कायर नहीं बहादुर बनो। तो जानता था कि इन सबों ने जो हमारा साथ नहीं दिया वह कायरता के नाते नहीं चलती। तो देखिए, मैं आज ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बहुत से लोग गाँव में जो सुन रहे होंगे उनके मन में हुआ कि हमको ये कायर कर रहा है, और हमारे प्रति भी होता है कि आपके मन में नफरत भी हो रही होगी। देखिए अपने लगता है बड़ा वीर है, हमको कायर कर रहा है। मैं आपको कायर नहीं कर रहा। कायरता कोई ये आपके पैदाइशी चीज नहीं होती है, कायरता आपके अंदर डाली जाती है। आप गाँव में देखते नहीं है, बचपन से ही आपको कहते हैं अपने बच्चों को कि भूत से डरो, उससे डरो, जानवर से डरो, फलाना डरो, हर इतना डर पैदा करते हैं। जबकि हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृति है उसमें बचपन से ही निर्भीक बनो। तमाम कहानियाँ हमारे के बच्चे शेर से लड़ जाते थे, हमारे बच्चे आप उस कहानियों की एक कहानी तो ही ना, हजारों कहानियाँ पड़ी हुई हैं
वीरता की कहानियाँ पढ़ी, वो वीरता नहीं सिखाए। बचपन से ही बचपन में उनसे घृणा करो, उनके जात के नाम पर घृणा करो, वो जाति छोटी जाति है, वो बड़ी जाति है, वो ये धर्म है, उस धर्म का आदमी है, उससे नफरत करो। ये सारे नफरत, ये सारे घृणा, ये सारे ऊंच नीच, ये जो आप पैदा करते हैं, ये सब कायरता के ही लक्षण है। तो इसलिए ये जब ये आप बचपन से उनको बच्चों में आप डालते जाएंगे तो वो उनके जो लक्षण जब बड़े होंगे तो वो उनके अंदर कायरता के ही विकास, कायरता के रूप में सब उनके घर में, उनके मनों को आच्छादित कर देते हैं, मतलब कब उनको ढक देते हैं। जब मन कायर हो गया तो कायर होगा तो कायर के फिर आगे वो क्या करेगा, न वो संघर्ष कर सकता है, न विवेक अपना इस्तेमाल कर सकता है, न आगे बढ़ने की, अपने सबके साथ काम करने की इच्छा जगेगी। बस उसके उसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसके अंदर एक मनोवृत्ति बनी रहेगी और उसी के हिसाब से वो जीवन चलाएगा। तो ये मिले, मैं अगर आपको कहा, जैसे आप देश को लोगों ने क्या किया, देश के लोगों ने को अंग्रेजों ने कायर बना दिया था। गांधी जी आए तो ये उन्होंने कुछ नहीं गांधी जी ने किया। गांधी जी ने उस जो डर था, भय था, उसको, जो कायर होता है, कायर के लिए सबसे अच्छी तो डर पर चाहे वो स्वार्थ से डर हो, चाहे कि नहीं, मुख्यतः स्वार्थ से ही डर होता है, छोटे छोटे स्वार्थ में, तो उसके डर होता है कि अगर ये ऐसा हम करेंगे तो हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा। गांधी जी ने जब ये कहा कि तुम अंग्रेजों के सामने खड़े हो जाओ, उनका डंडा खाओ लेकिन प्रतिकार न करो, इतना बड़ी ताकत उन्होंने दी कि अंग्रेजों से आंख से आंख मिला के बात। और देखा आपने, जब आंख से आंख मिलाया लोगों ने, मतलब उनकी लाठी डंडा गोली के सामने सीना ताने खड़े हो गए तो डर खत्म हो गया। जब डर खत्म हो गया तो कायरता खत्म हो गई। जब कायरता खत्म हो गई तो देखिए देश की लड़ के देश की आज़ादी हासिल की। ये काम गांव वाले अभी तक अपने गांव के लिए नहीं किए। पहले ये भी जो शहर के जो लोग हैं, बड़े बड़े ये लोग व्यापारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े